इस पार्ट की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि तांजिरो के सामने डीमन स्लेयर के हाईएस्ट रैंक के हंटर्स हशीरा खड़े होते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि हशीरास के अंदर कुल 9 मेंबर्स हैं। उन 9 हशीरास के नाम हैं फ्लेम हशीरा रेंगोकू, साउंड हशीरा टेंजिन, लव हशीरा मित्सुरी, रॉक हशीरा ग्योमी, मिस्ट हशीरा तोकीतो, स्नेक हशीरा ओवनाई, वाटर हशीरा ग्यू, इंसेक्ट हशीरा शिनोबू। ये लोग डीमन स्लेयर में सबसे ताकतवर हंटर हैं। ये सभी हशीरास इसलिए इकट्ठा हुए थे ताकि ये डिसाइड कर सके कि नेजुको और तांजिरो का क्या करना है, क्योंकि तांजिरो ने डीमन स्लेयर का रूल तोड़ा था कि कोई भी हंटर किसी भी डीमन से संबंध नहीं रख सकता। सरपेंट हशीरा ओबनाई तो ग्यू को भी सजा देने की बात रखा है, क्योंकि ग्यू ने तांजिरो और नेजुको को बचाने की कोशिश करी थी। शिनोबू सबको शांत रहकर सबसे पहले तांजिरो की बात को सुनने के लिए कहती है। वो तांजिरो को एक दवाई पिलाती है जिससे वो सही से बोल सके। उस दवाई को पीने के बाद तांजिरो इन सभी को बताता है कि नेजुको उसकी छोटी बहन है जो डीमन बन चुकी है, पर उसने आज तक किसी भी इंसान को नहीं खाया और न आगे वो किसी इंसान को खाएगी। बट किसी भी हशीरा को इस बात पर विश्वास नहीं होता। वो सभी कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, कोई भी डीमन बिना इंसान को खाए रह भी नहीं सकती। तांजिरो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा ही है, 2 साल हो चुके हैं नेजुको को डीमन बनी, पर उसने आज तक किसी को भी नहीं खाया है और वो और नेजुको इंसानों की मदद करते हैं डीमंस को मारकर। बट कोई भी तांजिरो की बात पर भरोसा नहीं करता। तभी यहाँ पर विंड हशीरा सानेमी आ जाता है। सॉरी, इसका इंट्रोडक्शन मैं पहले नहीं दे पाया था। जिसके हाथ में नेजुको का बॉक्स होता है और ये विंड हशीरा सानेमी खिसका हुआ हशीरा है। शिनोबू शानिमी से उस बॉक्स को मांगती है और कहती है कि मास्टर कगाया को यहाँ पर आ जाने दो, वो डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। पर सानेमी नहीं सुनता और अपनी स्वॉर्ड को नेजुको के अंदर घुसा देता है। ये देखकर तांजिरो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो आगे बढ़कर सानेमी पर हमला कर देता है। ग्यू तांजिरो को रुकने के लिए कहता है, बट अब बहुत देर हो चुकी थी। सानेमी तांजिरो पर हमला कर देता है, पर तांजिरो उसके अटैक से बचकर उसमें अपना नोकिया वाला हेडबट देकर मारता है। और आपको तो पता ही है कि तांजिरो का हेडबट कैसा है। एक हेडबट के मारे ही सानेमी की नाक से खून बहने लगता है। तांजिरो सानेमी से कहता है कि तुम अगर ये नहीं बता सकती कि कौन सा डीमन अच्छा है बुरा है तो तुम्हें हशीरा नहीं बनना चाहिए। सानेमी तांजिरो को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, बट अभी यहाँ पर मास्टर कगाया आ जाते हैं जो डीमन स्लेयर के हेड हैं। उनके आते ही माहौल पूरा शांत हो जाता है। उनकी आवाज को सुनकर तांजिरो भी बहुत शौक होता है। उनकी आवाज बहुत ही मुलायम थी। तांजिरो देखता है कि मास्टर कगाया का चेहरा थोड़ा सा अजीब है। तभी सानेमी तांजिरो को पकड़कर नीचे झुका देता है। तांजिरो देखता है कि सभी हशीरास अपना सिर झुकाए हुए हैं। सभी लोग मास्टर कगाया को ग्रीट करते हैं और फिर सानेमी मास्टर कगाया को सारी सिचुएशन समझाने की परमिशन मांगता है। तभी मास्टर कगाया कहते हैं कि मैंने तांजिरो और नेजुको को यहाँ पर रहने की परमिशन दे दी है और मैंने उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया है। इस फैसले को कुछ हशीरास अपोज करते हैं और कहते हैं कि हम किसी भी डीमन को यहाँ पर नहीं रहने दे सकते और उस डीमन हंटर को भी नहीं जो डीमन के साथ कॉन्टेक्ट रखेगा। तभी मास्टर कगाया इस लड़की से एक लेटर पढ़ने के लिए कहते हैं जो कि फॉर्मर हशीरा ओरोकोडाकी सांजी ने भेजा होता है। उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि तांजिरो और नेजुको भाई बहन है, पर नेजुको डीमन बन चुकी है, बट नेजुको किसी भी डीमन को नहीं खाती। पर नेजुको ने डीमन बनने के बाद किसी भी इंसान को नहीं खाया और 2 साल तक वो ऐसे ही रही। ये सब सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, पर यही सच है। और अगर फ्यूचर में नेजुको किसी इंसान पर हमला कर उसे मार देती है तो सजा के तौर पर तांजिरो, मैं और ग्यू अपना पेट काट देंगे। ये सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं और तांजिरो की आंख में आंसू आने लगते हैं। बट इस बात से भी सानेमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि अगर इन लोगों को मरना है तो मरे, पर मैं किसी भी डीमन को यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। मास्टर भी सानेमी की बात को समझते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बात सही है, बट हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि नेजुको किसी इंसान पर हमला करेगी और किसी को खाएगी। अगर तुम्हें उसे यहाँ से निकालना है तो कोई प्रूफ देना होगा कि वो इंसानों के लिए खतरा है। और मास्टर कगाया इन सबको बताते हैं कि तांजिरो मुजान किबुत्सुजी से मिल चुका है। ये सुनकर सभी हशीरा शौक हो जाते हैं, क्योंकि आज तक इन लोगों ने भी मुजान को नहीं देखा होता है। वो तांजिरो से पूछने लगती हैं कि आखिर मुजान कैसा दिखता है और उसकी क्या एबिलिटी है। तभी मास्टर कगाया इन सबको शांत रहने के लिए कहते हैं। मास्टर कगाया कहते हैं कि ये पहली बार हुआ है कि इतने सालों में मुजान को किसी ने देखा है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं, तो हो सकता है कि ये तांजिरो पहली सीढ़ी हो मुजान तक पहुंचने के लिए। बट सानेमी अभी भी नहीं मानता। वो तलवार से खुद को कट लगा देता है और उस खून को नेजुको के बॉक्स पर टपकाने लगता है ताकि खून की स्मेल से नेजुको बाहर आए और उस पर हमला करे। ओबनाई सानेमी से कहता है कि तुम्हें ये काम किसी छांव वाली जगह पर करना होगा, क्योंकि डीमंस रोशनी में नहीं निकलते। सानेमी छांव में जाकर पहले नेजुको के अंदर तलवार घुसाता है और फिर उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। ये देखकर तांजिरो को गुस्सा आ जाता है। वो सानेमी पर हमला करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है, बट इस बार ओबनाई उसे रोक देता है। बॉक्स के अंदर से नेजुको बहुत ही घायल अवस्था में बाहर निकलती है। सानेमी उसके सामने खड़ा होता है अपने घाव के साथ। अगर यहाँ पर नेजुको सानेमी पर हमला कर देती है तो उसे और तांजिरो को अभी मार दिया जाएगा। तांजिरो बहुत कोशिश करता है कि वो ओबनाई की पकड़ से छूट जाए, बट ऐसा नहीं हो पाता। तभी ग्यू आकर ओबनाई के हाथ को पकड़ लेता है और इसी का फायदा उठाकर तांजिरो नेजुको के पास जाता है और नेजुको को चिल्लाकर आवाज लगाता है। नेजुको जैसे ही तांजिरो को देखती है तो उसे याद आता है कि उसे इंसानों की मदद करनी है और उन्हें चोट नहीं पहुंचानी, और उसे उसकी फैमिली भी याद आने लगती है। उन सबको याद करके वो सानेमी से दूर हट जाती है। कगाया इन छोटी बच्चियों
लड़कियों से पूछता है कि क्या हो रहा है। वो बताती हैं कि डीमन लड़की सानेमी से दूर हो गई है, हालांकि वो घायल है पर फिर भी वो खून को नहीं पी रही। ये सुनकर कगाया कहता है तो प्रूफ हो गया है कि नेजुको इंसानों पर हमला नहीं करेगी। कगाया तांजिरो से कहता है कि तांजिरो, यहाँ पर कुछ लोग अभी भी हैं जो तुम्हें और नेजुको को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर तुम्हें उन्हें प्रूफ करके दिखाना होगा कि तुम और नेजुको वर्थ इट हो। तुम्हें 12 डीमंस को हराना होगा, फिर सभी तुम्हारी इज्जत करेंगे। तांजिरो को कगाया की आवाज बहुत ही प्यारी लगती है। उसके अंदर जो टेंशन होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तांजिरो कगाया से कहता है कि वो और नेजुको मुजान को जरूर हराएंगे, वो उसका सिर उसके सामने जरूर प्रस्तुत करेगा। ये सुनकर कगाया हंसते हुए कहता है कि तांजिरो, तुम्हें सबसे पहले 12 डीमंस को हराना चाहिए। जो तुम्हारी अभी स्किल है उससे तुम मुजान को नहीं हरा सकते। और तांजिरो की मुजान को मारने वाली बात सुनकर सभी हशीराज हंसने लगते हैं और फिर वो तांजिरो को जाकर आराम करने के लिए कहता है और इन सभी हशीराज से कहता है कि तांजिरो का मैटर अब खत्म हो गया, अब रियल हशीरा मीटिंग चालू की जाए। तभी शिनोबु कहती है कि तांजिरो को मैं अपनी जगह पर ले जाऊंगी उसे हील करने के लिए, और फिर वो काकुशी को बुलाकर तांजिरो को यहाँ से ले जाने के लिए कहती है। जाते हुए तांजिरो सानेमी पर हमला करने की बात करता है। तभी मिस्ट हशीरा तांजिरो को पत्थर से बेहोश कर देता है और कहता है कि मास्टर कगाया की बात को बीच में मत काटो। काकुशी ये देखकर घबरा जाते हैं और तांजिरो को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। कगाया जाते हुए तांजिरो से कहता है कि तमायो को मेरा हेलो कहना। ये सुनकर तांजिरो भी शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि मास्टर कगाया को आखिर तमायो के बारे में कैसे पता। तमायो वही लेडी है जिसने तांजिरो की मदद की थी जब मुजान ने उस बंदे को डीमन बना दिया था। अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा। इधर काकुशी रास्ते में तांजिरो को बहुत पीटते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हशीराज हम पर गुस्सा हो गए, तुम्हें वहाँ पर सानेमी को मारने की बात नहीं कहनी चाहिए थी। थोड़ी देर बाद ये लोग बटरफ्लाई स्टेट पर पहुँच जाते हैं जो कि शिनोबु का मेंशन है। काकुशी देखते हैं कि मेंशन में कोई नहीं है। वो गार्डन में जाते हैं जहाँ पर कनाव होती है। काकुशी कनाव को बताते हैं कि उन्हें शिनोबु ने भेजा है ताकि वो तांजिरो को यहाँ पर छोड़ सके, पर कनाव कुछ भी नहीं बोलती। तभी यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम ओई होता है। ओई उन लोगों को उसके साथ चलने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि जेनेत्सु और इनोस्के भी इसी मेंशन में हैं और जेनेत्सु का जो साइज है वो छोटा हो गया है, मतलब पूरी बॉडी का साइज। जेनेत्सु यहाँ पर काफी परेशान होता है क्योंकि उसे दिन भर दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी। जेनेत्सु तांजिरो को देखकर काफी खुश हो जाता है और उसे पकड़कर रोने लगता है, वैसे काकुशी को पकड़कर रो रहा है। तांजिरो जेनेत्सु से पूछता है कि इनोस्के का क्या हुआ। जेनेत्सु कहता है कि इनोस्के तुम्हारे बगल में ही सो रहा है। तभी तांजिरो की नजर इनोस्के पर जाती है जो कि बिल्कुल शांत लेटा था। तांजिरो इनोस्के को सही सलामत देखकर इमोशनल हो जाता है, पर वो नोटिस करता है कि इनोस्के की आवाज कुछ कम सी हो गई है। जेनेत्सु बताता है कि उसकी जो थ्रोट है वो बुरी तरीके से क्रश हो गई है, बट ये सभी लोग एक दूसरे को जिंदा देकर खुश थे। इसके बाद इन लोगों की यहाँ पर देखभाल शुरू हो जाती है। पहले कुछ दिन इन लोगों को मेडिसिन दी जाती है ठीक होने के लिए। एक दिन मुराता भी इन लोगों से मिलने आता है और इनके हालचाल पूछता है कि क्या ये लोग ठीक हैं। ये सभी लोग बताते हैं कि हम लोग ठीक हैं, तुम कैसे हो। मुराता बताता है कि मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है और जब से मुझे हशीरा मीटिंग में बुलाया गया था तब से तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। यहाँ पर मुराता हशीरास की काफी बुराई करता है और कहता है कि वो लोग राक्षस हैं। तभी यहाँ पर शिनोबु आ जाती है और शिनोबु को देखकर मुराता यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। शिनोबु यहाँ पर इन लोगों को बताने आई थी कि कल से इनकी फंक्शनल रिकवरी ट्रेनिंग चालू होगी। अब ये क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन से तांजिरो और इनोस्के फंक्शनल ट्रेनिंग पर जाने लगते हैं, पर जेनेत्सु नहीं जाता क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो काफी छोटी थी तो उसे हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर जब जेनेत्सु ये देखता है कि इनोस्के और तांजिरो उस ट्रेनिंग से काफी थकर आते हैं तो वो काफी घबरा जाता है। वो उनसे कहता है कि मैं भी कुछ दिनों बाद उस ट्रेनिंग को ज्वाइन करूंगा, मुझे बताओ वहाँ पर क्या होता है। पर उन लोगों में बिल्कुल ताकत नहीं थी कि वो उसे बता सके, तो वो चुपचाप जाकर सो जाते हैं। कुछ दिन बाद जेनेत्सु भी इनके साथ जाता है उस ट्रेनिंग को करने। ओई जेनेत्सु को बताती है कि तुम यहाँ पर पहले दिन आए हो तो मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। ओई बताती है कि सबसे पहले तुम तीनों को ये तीनों लड़कियाँ मसाज देंगी, उसके बाद रिफ्लेक्स ट्रेनिंग होगी जिसके के अंदर तुम्हें उन कप्स का पानी एक दूसरे के ऊपर डालना होगा और उसके बाद टैग गेम होगा, फिर फुल बॉडी ट्रेनिंग। ये सुनकर जेनेत्सु को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं इन दोनों से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। वो इन दोनों को बाहर घसीट कर ले जाता है और इन लोगों को पीट कर कहता है कि तुम लोग उस ट्रेनिंग को इतना जहन्नुम क्यों बता रहे थे। तुम पूरे दिन लड़कियों के साथ मजे करते थे और रात में आकर मेरे सामने ऐसे नाटक करते थे कि तुम्हें मारा गया है। जेनेत्सु यहाँ पर तांजिरो और इनोस्के की कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर देता है। इसकी वजह से इन तीनों में खूब लड़ाई होती है और एक चैलेंज भी हो जाता है कि कौन इस ट्रेनिंग को जल्दी पार करेगा। जेनेत्सु को तो इस ट्रेनिंग में खूब मजा आता है क्योंकि लड़कियां जो इसे कंडक्ट कर रही थी, पर इनोस्के और तांजिरो की हालत बहुत खराब होती है। ये सभी लड़कियों को हरा देते हैं बट कनाओ को ये बिल्कुल नहीं हरा पाते। रिफ्लेक्स ट्रेनिंग के अंदर कनाओ इन तीनों को बड़ी आसानी से हरा देती है। यहाँ तक कि टैग के गेम में भी ये कनाओ को नहीं पकड़ पाते। लगातार हारने की वजह से इनोस्के और जेनेत्सु का तो मोटिवेशन डाउन हो जाता है और वो ट्रेनिंग पर आना भी बंद कर देते हैं। पर तांजिरो ट्रेनिंग कंटिन्यू करता रहता है और वो लगातार हारता ही रहता है। तांजिरो को समझ में नहीं आता कि वो आखिर कनाओ को क्यों नहीं हरा पा रहा, जबकि उसने और कनाओ ने फाइनल सिलेक्शन टेस्ट साथ में ही दिया था। तभी उसके पास ये तीनों बच्चियां आती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या तांजिरो तुम फुल फोकस ब्रीथ कर सकते हो पूरे दिन और रात। ये सुनकर तांजिरो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और पूछता है कि क्या कोई ऐसा कर भी सकता है। ये लड़कियां बताती हैं हाँ, सभी हशीरा और
कनाव फुल फोकस ब्रीथ कर सकते हैं पूरे दिन और रात, और इसी की वजह से वो तुमसे इतने ताकतवर हैं। अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम शायद कनाव को हरा पाओगे। और अगले ही दिन से तांजीरो फुल फोकस ब्रीथ को करने की कोशिश करता है, बट ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि फुल फोकस ब्रीथ को करते समय तांजीरो को ऐसा लगता है कि उसके सभी बॉडी पार्ट्स फटने वाले हैं। तांजीरो को लगता है कि शायद उसका स्टेमिना कम है, उसकी वजह से वो फुल फोकस ब्रीथ नहीं कर पा रहा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो और मेहनत करेगा और अपनी स्टेमिना को बढ़ाएगा, जिससे वो फुल फोकस ब्रीथ कर पाएगा। ये तीनों बच्चियां तांजीरो की मेहनत को देखकर खुश होती हैं और सोचती हैं कि शायद इन्हें तांजीरो की मदद करनी चाहिए। ये तांजीरो के लिए राइस बॉल बनाती हैं और एक गार्ड को ले जाती हैं और तांजीरो की बताती हैं कि तुम्हें फुल फोकस ब्रीथ का इस्तेमाल करके इन गार्ड को तोड़ना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम फुल फोकस ब्रीथ को मास्टर कर लोगे। तांजीरो ये सुनकर कि इन गार्ड को सिर्फ ब्रीथिंग से तोड़ना है तो वो काफी शौक होता है, और वो लड़कियां जब ये बताती हैं कि इस बड़े से गार्ड को कनाव तोड़ सकती है तो तांजीरो और भी शौक हो जाता है। इसके बाद तांजीरो कई दिन अपने स्टेमिना पर काम करता है और फुल फोकस ब्रीथ को करने की कोशिश करता रहता है। धीरे धीरे तांजीरो इसमें माहिर भी होने लगता है। एक रात तांजीरो छत के ऊपर फुल फोकस ब्रीथ की ट्रेनिंग कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर शिनोबू आ जाती है, जो उससे उसकी प्रोग्रेस पूछती है कि वो अपनी ट्रेनिंग में कैसा कर रहा है। तांजीरो बताता है कि वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है और शायद वो कनाव को भी जल्दी हरा देगा। तांजीरो शिनोबू से पूछता है कि वो हर समय इतने गुस्से में क्यों रहती है, भले ही वो बाहर स्माइल करती हो। शिनोबू बताती है कि उसे इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि वो लोगों की मदद नहीं कर पाती। उसे इस बात का दुख होता है कि डीमन इतने सारे लोगों को मार देते हैं और वो उन्हें बचा भी नहीं पाती। यहाँ पर शिनोबू तांजीरो को अपनी बड़ी बहन के बारे में भी बताती है कि वो भी पहले एक हशीरा थी, पर एक डीमन ने उसे भी मार दिया था और उसी वक्त से मुझे डीमन से काफी नफरत होने लगी। पर मेरी बड़ी बहन हमेशा से डीमन से सिंपैथाइज करती थी। वो नहीं चाहती थी कि डीमंस को मार के खत्म किया जाए। वो एक ऐसा तरीका ढूंढना चाहती थी जिससे डीमंस और इंसान साथ में रह सके, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट तुम्हें और निजुको को देखकर ऐसा लगता है कि जो मेरी बहन का सपना था वो सच हो सकता है। फिर वो तांजीरो को और मेहनत करने के लिए कहकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन तांजीरो उन तीनों लड़कियों से कहता है कि अगर मैं सोते हुए जागते हुए फुल फोकस ब्रीथ का इस्तेमाल ना करूं तो तुम मुझे डंडों से मारना। इसके बाद तांजीरो जब भी फुल फोकस ब्रीथ नहीं करता तो ये लड़कियां तांजीरो पर टूट पड़ती। रात में सोते हुए भी ये तांजीरो को बहुत मारती अगर तांजीरो फुल फोकस ब्रीथ करना बंद कर देता। 10 दिन बाद तांजीरो की मेहनत का फल उसे देता है। वो अपनी एक सांस से उस बड़े से गार्ड को तोड़ देता है और उसे तोड़ने के बाद वो कनाव के पास ट्रेनिंग के लिए जाता है और इस बार तांजीरो बड़े ही आसानी से कनाव को टैग के गेम में भी हरा देता है और रिफ्लेक्स के गेम में भी। उसकी जीत को देखकर वो तीनों छोटी बच्चियां काफी खुश होती हैं और जब जेनित्सु और इनोस्के आते हैं तो वो कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं कि तांजीरो ने कनाव को हरा दिया है। तांजीरो इनोस्के और जेनित्सु को भी फुल फोकस ब्रीथ के बारे में समझाने की कोशिश करता है, बट तांजीरो को समझाना नहीं आता था, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं समझा पाता। तभी वहाँ पर शिनोबू आ जाती है जो उन्हें सही से समझाती है कि फुल फोकस ब्रीथ क्या है और वो कैसे इसे मास्टर कर सकते हैं। वो इनोस्के और जेनित्सु को मोटिवेट करती है मेहनत करने के लिए और 9 दिन के बाद वो दोनों भी फुल फोकस ब्रीथ को मास्टर करके शिनोबू को हरा देते हैं ट्रेनिंग में, रियल लाइफ में नहीं। एक दिन तांजीरो को पता पड़ता है कि उसकी और इनोस्के की नई स्वॉर्ड आने वाली है। वो इसके बारे में इनोस्के को जाकर बताता है। ये दोनों काफी एक्साइटेड हो जाते हैं उनकी नए स्वॉर्ड के लिए। तांजीरो मेंशन से बाहर जाकर देखता है कि हागा निजुका और उसके साथ एक और बंदा आया है, पर हागा निजुका सबसे पहले तांजीरो को मारने के लिए उस पर चाकू लेकर दौड़ पड़ता है। हागा निजुका तांजीरो से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ब्लेड को तोड़ने की। तांजीरो हागा निजुका से माफी मांगता है और कहता है कि मेरा ओपोनेंट काफी स्ट्रॉन्ग था, इसी वजह से ब्लेड टूट गई। पर हागा निजुका नहीं सुनता और तांजीरो को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। इन दोनों का ये रोना धोना 1 घंटे तक चलता है। इसके बाद ये सब शांत होते हैं और हागा निजुका के साथ जो दूसरा बंदा आया था जिसका नाम कानामोरी है, वो इनोस्के की स्वॉर्ड बना कर लाया था। वो इनोस्के की उसकी डुअल स्वॉर्ड दे देता है और बताता है कि ये पहली बार है कि मैंने किसी की डुअल स्वॉर्ड बनाई है। और फिर वो इनोस्के से पूछता है कि ये स्वॉर्ड कैसी हैं, पर इनोस्के कुछ नहीं कहता और गार्डन में जाकर पत्थर ढूंढने लगता है और फिर उन पत्थरों से अपनी स्वॉर्ड के शेप को चेंज कर देता है। ये देखकर कानामोरी को गुस्सा आ जाता है और वो इनोस्के को खत्म करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तांजीरो बेचारा कानामोरी को शांत करने की बहुत कोशिश करता है। इधर जेनित्सु मस्त नेजुको से बात कर रहा होता है। शाम के समय कानामोरी और हागा नेजुका वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कि गिटार को बजाकर एक डीमन को बुलाती है। ये डीमन 12 डीमंस में से होता है और शायद ये लोअर मून 6 है। यहाँ पर जो औरत होती है वो गिटार को बजाकर यहाँ पर सभी लोअर मून्स को बुला लेती है। इस औरत का नाम बीवा वुमेन है, शायद हम इसे बीवा वुमेन नहीं बुलाएंगे। सभी लोअर मून्स के सामने एक औरत आ जाती है। वो औरत इनसे कहती है कि अपना सिर नीचे झुकाओ। उसकी आवाज को सुनकर ये सब घबरा जाते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये मुजान है। यस, ये मुजान है, मतलब इसने अपनी शेप को चेंज कर लिया है। ऑफ कोर्स ये तो ये कर ही सकता है क्योंकि ये डीमन किंग है। मुजान यहाँ पर बहुत ही गुस्से में होता है और इनसे कहता है कि जो मैं बोलूं सिर्फ उसका ही जवाब देना। फिर ये इन्हें
बताता है कि रुई मर चुका है, जो कि लोअर मून 5 था, और उससे पूछता है कि तुम लोअर मून इतने कमजोर क्यों हो। हमें यहाँ पर पता चलता है कि 12 डीमंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अपर मून और लोअर मून। अपर मून में 1 से लेकर 6 तक हैं और लोअर मून में भी 1 से लेकर 6 तक हैं, जहाँ पर सबसे ताकतवर अपर मून 1 है और सबसे कमजोर लोअर मून 6 है। मुजान कहता है कि हर 100 साल में लोअर मून चेंज होते रहते हैं, पर अपर मून कभी भी चेंज नहीं हुए, और अपर मून ही है जो हशीरास को मारते हुए आए हैं। तो तुम लोगों का क्या काम है? लोअर मून 6 कुछ सोच रहा होता है, पर मुजान उसके थॉट्स को भी पढ़ सकता था, जिससे हमें पता चलता है कि मुजान उन डीमंस के थॉट्स को पढ़ सकता है जिसको कि उसने बनाया है, अगर वो उसकी विजिबल रेंज में है। जितना वो दूर होंगे उतना ही मुजान के लिए मुश्किल होगा उनके थॉट्स को पढ़ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो आखिर नेज़ुको के थॉट्स को वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? तो इसका आंसर है कि नेज़ुको ने तमायो की तरह मुजान के कर्ज को खुद पैसे हटा लिया है, और ये नेज़ुको ने कैसे किया है वो उसे खुद नहीं पता। इधर मुजान उस लोअर मून 6 को मार डालता है बहुत ही बुरी तरीके से। ये देखकर बाकी के सभी लोअर मून्स घबरा जाते हैं। मुजान इन सभी के थॉट्स को पढ़कर एक एक से इन्हें मारने लगता है। लोअर मून 3 यहाँ से भगने की भी कोशिश करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। लोअर मून 2 मुजान से कहता है कि अगर वो उसे थोड़ा ब्लड और दे दे तो वो हशीरास को जरूर मार पाएगा और उसके काम आ पाएगा। ये सुनकर मुजान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि मैं तुम्हें और ब्लड दूं, ये तो काफी बेकार है, और फिर वो उसे भी मार देता है। अब सिर्फ लोअर मून 1 बचा था। मुजान उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, पर लोअर मून 1 बड़े ही चालाकी से मुजान को अपनी बातों से खुश कर देता है। मुजान भी उसकी बातों से खुश होकर उसे अपना थोड़ा ब्लड दे देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे ब्लड से अडेप्ट हो पाए तो तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे। इस ताकत का इस्तेमाल उस हनुफुदा इयरिंग्स वाले डीमन हंटर को मार कर करो। अगर तुम उसे मार दोगे तो मैं तुम्हें और ब्लड दूंगा। और ये कहकर मुजान यहाँ से चला जाता है, और साथ में बीवा मूवमेंट इस डीमन को भी एक जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है। इस लोअर मून 1 को मुजान का ब्लड चख कर काफी मजा आता है, और अब इसका मिशन तांजीरो और हशीरास को मारना है। इधर बटरफ्लाई मेंशन में तांजीरो की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। तांजीरो शिनोबू से पूछता है कि क्या उसने कभी डांस ऑफ द फायर गॉड के बारे में सुना है? शिनोबू कहती है नहीं। तांजीरो पूछता है ब्रीथ ऑफ फायर के बारे में? शिनोबू कहती है नहीं। इसके बाद तांजीरो शिनोबू को सब कुछ समझाता है कि कैसे उसने एक ऐसी फॉर्म का इस्तेमाल किया जिसके बारे में उसे नहीं पता है, और वो फॉर्म उसके फादर ने उसे सिखाई थी। शिनोबू ये सुनकर कहती है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बट ब्रीथ ऑफ फायर की जैसे ही एक ब्रीथ ऑफ फ्लेम्स है, और ब्रीथ ऑफ फ्लेम्स के बारे में भी मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। बट ब्रीथ ऑफ फ्लेम्स का एक हशीरा है जिसका की नाम रेंगोकू है, यानी फायर हशीरा। तुम्हें जो जानकारी चाहिए शायद वो तुम्हें दे सकता है। मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ, तब तक तुम आराम करो। ये सुनकर तांजीरो भी खुश हो जाता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी तांजीरो से एक बंदा टकराया जाता है। तांजीरो देखता है कि ये बंदा वही है जिसने की फाइनल सिलेक्शन टेस्ट उसके साथ दिया था, और इस बंदे ने उन बच्चियों पर भी हमला किया था। तांजीरो इस बंदे से कहता है कि बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, बट वो बंदा इसका कोई जवाब नहीं देता और तांजीरो को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वैसे इसकी हाइट काफी बढ़ गई भाई, तांजीरो तो गुट्टा ही रह गया। कुछ दिनों बाद तांजीरो यहाँ से जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे रेंगोकू से मिलकर ब्रीथ ऑफ फायर के बारे में सीखना था और ये जानना था कि ये ब्रीथ ऑफ फायर कहाँ से आई है और वो इसका इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। तांजीरो जाने से पहले सभी को गुड बाय कहता है, और वो जाने से पहले कानाओ से भी मिलकर जाता है। 52 के लड़के को प्यार हो गया शायद। अब तांजीरो यहाँ से जा रहा है तो इनोस्के और जेनित्सु को भी उसके साथ जाना पड़ेगा, और इनका जो फेयरवेल होता है वो काफी इमोशनल होता है। जेनित्सु और तांजीरो काफी रोते हैं, बट इनोस्के को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों स्टेशन पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें रेंगोकू से मिलना था। स्टेशन पहुंचकर इन लोगों को ट्रेन दिखाई देती है। अब जैसा कि हमें पता है कि इनोस्के जंगलों में बड़ा हुआ है, तो उसने ट्रेन पहली बार देखी है। वो ट्रेन को देखकर कहता है कि ये क्रिएचर कौन है, और इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। कमेंट्स में बताना आपको ये पार्ट कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।